तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वन पीस के दो चैप्टर्स, चैप्टर 1189 एंड चैप्टर 1190। तो चैप्टर 1189 शुरू करते हैं। शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ पर इमो ने लूफी के अंदर अपना स्वॉर्ड घुसा दी है, और इतना ही नहीं बल्कि उसने लूफी को उसी स्वॉर्ड के साथ एक पेड़ पर लटका दिया है। एंड ये बड़ा ही ब्रूटल सीन था। लेकिन तभी सीन चेंज होता है नामी के ग्रुप पर। यहाँ भी उस सबके माइंड में लूफी को लेकर कुछ अजीब थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि उसे पता चल रहा है कि लूफी डेंजर में है। नामी उससे पूछ रही है क्या हुआ, क्या लूफी वहाँ पर ठीक है। वो सब कहता है अरे नहीं ऐसा मत सोचो, उसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा सोचकर मुझे भी मत घबराओ। नामी भी कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लूफी ठीक ही होगा। तभी जिनबे उन दोनों से कहता है तुम दोनों भूलना मत कि उस मॉन्स्टर ने इतने बड़े लूफी को भी हरा दिया है, तो उसे हराना लूफी के लिए भी आसान नहीं होगा। और हाँ, मुझे भी फील हो रही है कि लूफी की हाकी वीक हो रही है। और इसी बीच दूसरी तरफ फाइनली गनको के ऊपर से भी सारी आइस पिघल चुकी है। एंड ब्रुक उससे पूछ रही है ये आप ही हो ना प्रिंसेस, उस वक्त क्या हुआ था, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे इतने सालों से कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन एक्चुअली गनको अभी भी होश में नहीं आई है। लेकिन तभी पीछे से उसो उसे कहता है क्या इस लड़की को बचाना सही होगा, क्योंकि ये भी तो हमारी एनिमी ही है ना। लेकिन तभी हजीरुद्दीन का शिप पूरी स्पीड से उन्हीं की तरफ आ रही होती है, जिसमें हजीरुद्दीन, जर्ड एंड चॉपर बैठे हैं। वो लोग सीधा आकर लोके के ऊपर टकरा जाते हैं। पूरा शिप भी टूट जाता है, लेकिन अपना चॉपर बॉल बनकर गर्ड को बचा लेता है। गर्ड नीचे पहुंचकर सीधा लोके की तरफ चला जाता है। वो कहती है चलो मुझे तुम्हारा ऊन दिखाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। वैसे मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है। लेकिन पता है लोकी इसी हालत में हजीरुद्दीन से पूछ रहा है तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पर बच्चों के पास होना चाहिए। तभी हजीरुद्दीन को याद आता है कि एल्डर जरूर ने ही उसे यहाँ पर भेजा है। उसने हजीरुद्दीन को कहा था यह सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम वहाँ पर लूफी के पास जाओ, उसे अभी तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और तभी हजीरुद्दीन लोकी से पूछता है क्या तुम जानते हो वो सैंक्स कौन है। लोकी जवाब देता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो कौन है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है लूफी की तरफ। यहाँ पर इमो अपने ब्लैक फ्लेम से बहुत सारे वेपन्स निकाल रहा है। इमो लूफी से कहता है चिंता मत करो, तुम इस हालत में हिल भी नहीं सकते। जिस स्वॉर्ड से मैंने तुम पर अटैक किया है वो लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और फिर कहता है वैसे तुम्हें कितनी बार ऐसे मरना पड़ेगा जिससे तुम सच में मर जाओगे। मंकी डी लूफी, वैसे तुम तीनों ब्रदर्स का फैमिली नेम भी अलग अलग है। एक को मनीष ने मार दिया और दूसरा रेवोल्यूशनरी आर्मी में है। और ऐसा कहकर वो एक और स्वॉर्ड लूफी के अंदर घुसा देता है। इस स्वॉर्ड को उसने नाम दिया है फ्रीगरी सीकिंग स्वॉर्ड। लेकिन तभी सीन चेंज होता है लोकी की तरफ। लोकी को याद आता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में सैंक्स ने बात किया था। उस वक्त सैंक्स के सामने लोकी ने कहा था मैं अपने फादर को बदला जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सैंक्स ने उससे कहा था मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ लोकी, लेकिन तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लोकी कहता है तो क्या तुम मुझे रोकने वाले हो रेडी हेयर। सैंक्स उसे समझाता है मैं तुम्हारा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। हेरल्ड मेरा भी दोस्त था। जरा सोचो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो ये सब कर रही है इसके पीछे उनका बहुत ही बड़ा मोटिव है। वो आगे जाकर वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लोकी कहता है उससे मेरा क्या लेना देना, मैं सिर्फ अपने फादर का बदला लेना चाहता हूँ। सैंग उसे बताता है अच्छा तो बताओ तुम्हारा एनिमी कौन है, तुम बदला लोगे किससे। लोकी जोर से जवाब देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट। तब सैंग उसे समझाता है एक्चुअली तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे कंट्रोल करने वाला एक ही शख्स है और वो है किंग ऑफ द वर्ल्ड। तभी एल्डर जरूर सैंग से पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो रेड हेयर, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई किंग है जो पूरी दुनिया मेरे मतलब पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लोकी भी कहता है अच्छा मेरा ओपोनेंट एक किंग है, तब तो मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ। तभी सैंक्स उसे बताता है ये इतना इजी भी नहीं है, उसकी किंग पावर हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। और अगर उसे हराना इतना इजी होता तो अभी तक किसी न किसी ने तो उसे हरा दिया होता। मेरा बिलीव करो अभी उससे लड़ने का टाइम नहीं आया है। और इसी पैनल के अंदर हमें रॉक्सली ज़ेबेक का पिक्चर भी देखने को मिलता है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी लोकी उसके बाद नहीं मानता। वो कहता है भला मैं तुम्हारा वार्डर क्यों मानूं, मैं उसे हर हाल में मिटा कर रखूंगा। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है और लोकी कहता है अगर वो सही में वही किंग ऑफ द वर्ल्ड है तो आज मैं उसे हरा कर रहूंगा। तभी हजीरुद्दीन भी उससे कहता है बेवकूफी मत करो लोकी, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, मैं भी तो अपने फादर का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन लोकी की ये बातें सुनकर स्ट्रॉ हार्ट्स के माइंड में हंगामा शुरू हो जाता है। नामी कहती है अगर एक किंग ऑफ द वर्ल्ड है तो एल्डर्स कौन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी चॉपर उन्हें बताता है कि रैग्नार कब से ये बताने की कोशिश कर रही थी सबको कि उसने ही गनको को आइस में फ्रीज किया है। ब्रुक को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है देखो मैं जानता हूँ कि वो हमारी एनिमी है, लेकिन जरा देखो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ये लड़की मेरी बेटी जैसी है।
लेकिन तभी अचानक रॉबिन का एक क्लोन वहाँ पर आ जाता है। वो चॉपर से कहती है हमारी लाइब्रेरी में तुम्हारी हेल्प चाहिए चॉपर। लेकिन तभी सीन चेंज होता है फिर से लूफी की तरफ एंड यहाँ पर इमू ने थर्ड वेपन निकाल लिया है एंड इस एक्स का उसने नाम दिया है हेवनली पनिशमेंट एक्स। लेकिन तभी फिर से सीन चेंज होता है जोरो के साइड में एंड जोरो यहाँ पर सोमर्स से फाइट कर रहा है 3 शॉट स्टाइल 1000 कैलिबर। लेकिन सोमर्स ने भी इसका अटैक इजीली ब्लॉक कर दिया है। उसने भी एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है जिसका नाम है लव स्वॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जोरो को बताता है कि 800 साल पहले 19 मतलब कि 19 ऐसे किंग्स ऑफ द वर्ल्ड थे जिन्होंने इन वेपन्स को थ्रोन के सामने रखा था। इनमें से बहुत सारे नेम्स मुझे पता है, सॉर्ड ऑफ शिवोस, सॉर्ड ऑफ नथिंगनेस, सॉर्ड ऑफ हेवनली, उसके बाद लॉन्गिनेस स्पीयर, सॉर्ड ऑफ मालिस, डेविल स्टिग्मा और भी बहुत सारे। इन्हीं वेपन्स की मदद से उन्होंने दुनिया पर रूल किया था। हमारे लॉर्ड इमू ने इन सारे वेपन्स को उनकी पावर से वापस जिंदा किया था। वैसे क्या तुम्हें इसकी पावर पसंद आई रोरो नोवा जोरो? जोरो उस इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। सोमर्स उससे कहता है वैसे देखो ये मेरे फैमिली की स्वॉर्ड है, इसका नाम तो तुम्हें सुना ही होगा, लव। और दूसरी तरफ किलिंगम में सांजी से कह रहा है ये देखो ये मेरी फैमिली की दिया हुआ वेपन है, इसका नाम है लॉन्गनेस स्पीयर। लेकिन तभी दूसरी तरफ इमू भी उस एक्स से लूफी पर अटैक करने जाता ही है, लेकिन तभी गबान बीच पर आ जाता है और इसका अटैक अपनी एक्स से ब्लॉक कर देता है। एंड यही पर होता है चैप्टर 1189 का एंड। अब बढ़ता है चैप्टर 1190 की तरफ। शुरुआत वही से होती है जहाँ पर गबान आकर लूफी को बचा लेता है और वहाँ आने से पहले ही उसने लूफी को फ्री कर दिया था। उसने सीधा उस पेड़ को 2 हिस्से में काट दिया जिससे लूफी वहीं पर आजाद हो गया और किसी तरह गबान ने इमू का अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्वॉर्ड्स लूफी के अंदर थी वो अभी बाहर आ चुकी है, पता नहीं कैसे। लेकिन क्या किसी ने ये नोटिस किया कि इतने सब हो जाने के बाद भी लूफी अभी भी 5th गियर में ही है, वो नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं आया। लेकिन अब गबान का सामना होने वाला है किंग ऑफ द वर्ल्ड इमू से। लेकिन अगर देखा जाए तो गबान पहले से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, वो शायद है अपने इस कंडीशन में अपने फुल पावर से लड़ाई कर पाएगा। लेकिन तभी इमू गबान पर अपना पहला अटैक करता है। गबान लाइट की स्पीड से उस अटैक को डॉज कर देता है। गबान इमू को देखकर कहता है वैसे ये क्या चीज है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम इस दुनिया से हो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। इमू भी उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना है। एंड इसके बाद गबान जवाब देता है मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा कहकर गबान वहाँ से चला जाता है एंड लूफी के पास पहुँच जाता है। एंड गबान लूफी को लिटरली एक हाथ से उठाकर कहता है उठो स्ट्राहार्ट, मुझे खुद शर्म आ रही है तुम्हें बचाते हुए। देखो मुझे, मैं एक बुढ़ा और इंजर्ड इंसान हूँ, क्या तुमने जरा भी शर्म नहीं आती? अरे कैसे वाइट फ्रॉम इम्पोर्टेंट बनना है तुम्हें, खेलना कूदना बंद करो बच्चे। एंड यहाँ पे लूफी की कंडीशन देखो, ये पूरी तरह इंजर्ड है। एंड लूफी भी इसी हालत में कहता है मैं मरने वाला नहीं हूँ। गबान कहता है बकवास बंद करो बच्चे, तुम अभी भी मरते मरते बचे हो। क्या तुमने सोचा भी है कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? अगर तुम यहीं पर मर गए तो तुम अपने फ्रेंड्स की कंट्री को नहीं बचा पाओगे। और जरा सोचो उस क्रू का क्या होगा जिसको तुम यहाँ कर लेकर आए हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं बचा सकता। और मैंने एक बात सुनो, तुम इस समुद्र में जितने भी दूर जाओगे तुम्हारे उतना ही ज्यादा एनिमीज बनते जाएंगे। पायरेट किंग बनना कोई गेम नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद भी कोई नया बंदा आएगा और वही जर्नी शुरुआत करेगा, क्योंकि उस रेस में पूरी दुनिया भाग रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मजाक गए सब कुछ अचीव कर लगे? पायरेट किंग बनना इजी नहीं है बच्चे, जाओ अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जाओ यहाँ से, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे सिर्फ रास्ते में ही आओगे। और ऐसा कहकर गबान लूफी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और लूफी जाते जाते कहता है ये बुड्ढा बहुत ही बोर कर रहा है, जरा रुको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, गबान वर्सेस इमू। गबान पीछे जाकर इमू पर एक नया अटैक करता है जिसका नाम है मेंटिस एक्सट्रिक्निक। लेकिन इमू को इसका ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इमू गबान से कहता है कि तुम्हारा हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। फिर इमू उससे पूछता है वैसे मैं जानता हूँ कि तुम उस लूफी को जान से बचाना चाहते हो, है ना? एंड गबान जवाब देता है हाँ तो क्या? गबान फिर उससे पूछता है तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिख गया, जॉय बॉय? लेकिन तभी इमू अपने बॉडी से एक और नया स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम है बेन स्वालिंग फुटसन। और पता नहीं अभी भी कितने वेपन है इमू के पास। इमू गबान से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम जॉयबॉय के बारे में कैसे जानते हो? गबान जवाब देता है मैं सब जानता हूँ, जॉयबॉय के कहे हुए वर्ड्स मुझे सब पता है, लेकिन घबराओ मत, मुझे उसके बताए हुए रास्ते का चलने का कोई इंटेंशन नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमारे कैप्टन का ड्रीम हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। तभी दूसरी तरफ लूफी कह रहा है पता नहीं ये बुड्ढा क्या क्या कह रहा था, चलो हील हो जाओ, हील हो जाओ। एंड लूफी यहाँ पर अपनी ही बॉडी को हील होने के लिए बोल रहा है। तभी गबान के बात से सुनकर इमू गबान से पूछता है कि ये कैप्टन कौन है जिसके बात तुम कर रहे हो? एंड गबान जवाब देता है पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर। और ये नाम सुनते ही इमू को थोड़ा सा फ्लैशबैक आ जाता है। जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हो रहा था तब इमू ने एल्डर्स को बताया था कि डी क्लैन का कोई भी मेंबर पायरेट किंग का टारगेट अचीव नहीं करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए।
दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एंड यहाँ तक इमू डी क्लैन से डर रहा था और अब इमू गवान से कहता है तो उसका क्रू अभी भी जिंदा है और क्या तुम सब मिलकर उस स्ट्रॉ हैट्स को बचाना चाहते हो? गवान जवाब देता है वैसे मैं जानता हूँ कि तुम उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक थ्रेट है। और तभी गवान को रॉजर की कही हुए कुछ बातें याद आती है। रॉजर ने कहा था एक दिन एक ऐसा बंदा आएगा जो हम सबसे भी ज्यादा पावरफुल होगा, हम बस थोड़े से जल्दी आ गए हैं। और ये बात इन सबको पता थी। गवान, रेडी, व्हाइट बियर्ड, सैंक्स, इन सब ने कहा था कि यही वो बच्चा है जिसका सालों से इंतजार हो रहा है। तभी इमू भी कहता है सही कहा तुमने, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं तुम सबको यही खत्म करके रहूंगा। और ऐसे कहने के बाद ही गवान कॉन्कर्स हाकी का यूज करके ऊपर जाकर उसका अटैक करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इंजर्ड कंडीशन में वो ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं यूज कर पा रहा। अरे यार मेरी बॉडी अब ज्यादा झेल नहीं पाएगी। और इसी के बीच लूफी भी दूसरी तरफ धीरे धीरे उठ रहा है। मैं उस बुढ़े को माफ नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो रेली का क्रू का है। और इसी बीच गवान अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इमू पर यूज करता है, 8000 फियर्स लीडर। एंड इस अटैक से एडम ट्री की इतनी बड़ी ब्रांच भी कट हो जाती है। एंड इस अटैक की वजह से इमू के फेस पर भी ब्लड दिख रहा है, मतलब इस अटैक का इम्पैक्ट इमू पर हुआ है। और ये सब कॉन्कर्स हाकी का कमाल है। एंड इसी कंडीशन में इमू गवान से कहता है लगता है तुम्हें अपने कैप्टन पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट है। उस ब्रांच को देखो वो कितनी बड़ी है, वो सीधा नीचे माउंटेन्स पर गिरती है, उसकी आवाज नामी तक भी पहुंचती है। एंड नामी वो आवाज सुनकर कहता है क्या वो लूफी है? वो सब उससे कहता है नहीं वो लूफी नहीं था, वहाँ और कोई भी है, एक ऐसा बंदा जो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन उस अटैक में गवान अपना हाथ खो देता है और वो हार कर ग्राउंड में पड़ा हुआ है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इमू के साथ उसका अटैक का एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ है। इमू कहीं भी पैनल बंद दिखाई नहीं दे रहा। एंड यह पर होता है चैप्टर 1190 का एंड। और नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। बाय बाय।